नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। और आज हमारे खास मेहमान हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के महकार गांव में एक मजदूर परिवार में 6 अक्टूबर 1944 को हुआ। गांव में पढ़ाई की व्यवस्था न होने के चलते मजदूर पिता ने उन्हें जमीन मालिक के यहाँ काम पर लगा दिया। मांझी ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई बिना स्कूल गए पूरी की। उन्होंने 1962 में सेकंड डिवीजन से मैट्रिक और 1966 में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1980 में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उसी साल उन्होंने गया जिले के फतेहपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर कांग्रेस सरकार में 1983 में मंत्री बने। गांधी मैदान में 26 जनवरी को कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया था झंडा। जीतन मांझी एक मुसहर कलर का झंडा फहरा के इतिहास काम कर दिया है। उन्हें 1990 और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में फतेहपुर विधानसभा सीट से हार झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद गया जिले के बाराचट्टी और बोधगया और पड़ोसी जिला जहानाबाद के मुखदुमपुर विधानसभा सीट से वो लगातार विधायक चुने गए। आरजेडी सरकार में 1990 में मंत्री रहे मांझी को नीतीश कुमार सरकार में नवंबर 2005 में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 15वीं लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी 20 मई 2014 को बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी से उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं बनी। लड़ाई बच गई है, डंका बच गई है। अब हम लड़ाई में हैं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 19 फरवरी 2015 को जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया। उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। चुनाव की मैं कहूं कि बिगुल बज चुका है और तमाम निगाहें अब आप पर आकर टिक जाती हैं। किस तरीके से आप गोलबंदी कर रहे हैं और किस तरीके का आपकी रणनीति बिहार चुनाव को लेकर दिखती है आपकी पार्टी की? मैं नहीं समझता हूं कि सभी की निगाहें मेरे ऊपर है, और निगाहें किनकी है नहीं है इसकी कोई परवाह भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। मैं सिर्फ काम में विश्वास करता हूं, काम करते आया हूं, रिजल्ट अकॉर्डिंगली मिलता रहा है। इस संदर्भ में इस बार भी चुनाव में भी हम लोग उतर रहे हैं। वैसे गठबंधन जो नीतीश कुमार और लालू जी का बना है उसके खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी हमारी है। क्योंकि आपने एक तरीके से आह्वान किया है दलितों में कि वो एकजुट हो जाएं और नीतीश के खिलाफ वोट करें। कल तक मांझी साहब की पहचान ऐसी हुआ करती थी कि वो नीतीश जी के सबसे खास सिपहसालार हैं। आज उन्हीं के खिलाफ आपने बिगुल बजाया है, उनके खिलाफ लोगों को आप आह्वान कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं हूँ। उनके कार्यों से कुछ ऐसे परिलक्षित बातें आई जिसे लेकर के मतभिन्नता पहले से भी होती रही जब उनके मंत्रिमंडल काल में थे। और आप जानते हैं कि हम गरीब परिवार से आए हैं, गरीबी को हमने झेली है, देखी है। कोई सुना होगा, सुनने की बात और झेलने की बात अलग होती है। जब कभी बात होती उनके मंत्रिमंडल में रह के गरीबों के हित में, गरीबों की योजनाओं के बारे में जब बात करते थे तो हमें नहीं लगता उसमें कोई दिलचस्पी लगाते थे। और कुछ वैसे काम जो शेड्यूल कास्ट के लिए हुए उसमें अंतर विरोध हम लोगों में हुआ। सबसे बड़ा विरोध उस बात पर हुई कि दलित को उन्होंने बांट करके देखने का काम किया, दलित और महादलित ऐसा सच करके किया। प्रारंभ में ऐसा लगता था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन महादलित आयोग का जो रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के आधार पर जो उन्हें अनुशंसा की थी, अगर उसको माना जाता था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी अनुशंसा को उन्होंने नहीं माना और आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक जात को, पासवान जात को अलग रख करके बाकी को एक साथ किया। तो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान पर राज किया,
उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट को भी जाति के आधार पर बांट करके उस पर कमांड करना चाहते थे। हम इसके विरोध में गए और हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए सभ्य कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी का बैकवर्डनेस का मामला है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए। क्या और जब उसका उनके क्राइटेरिया मंत्रिमंडल में थे और नीतीश जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मांझी साहब क्या ऐसा माना जाए कि जो योजनाएं चल रही थी, कई बार मैं आपके बयानों को पढ़ रहा था, आपने कई सारी स्कीम्स की तारीफ की थी, आप जब मुख्यमंत्री बने तब असल में काम को लेकर दिक्कत शुरू हुई या फिर आप जब मंत्री थे तभी से कुछ परेशानी शुरू हुई थी? देखिए, मंत्री थे उस समय ही हम बात को समझ रहे थे कि इससे कोई फायदा नहीं होने को है, और ये हमारे बिहार पॉलिटिक्स नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स का एक ड्रॉबैक्स है कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसमें सुप्रीमो नाम की बात आती है, और जो सुप्रीमो होते हैं सचमुच में सुप्रीमो होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। तो हजार लोग कहते थे, कुछ अगल बगल के लोग एक दो आदमी की बात सुनते, बाकी की बातों को परवाह नहीं करते। उनका ट्रीटमेंट कुछ इस ढंग से होता था जैसे उनके मंत्रिमंडल सलाहकार नहीं हो, और इसी में लोग दब करके कुछ कंप्रोमाइज करके आगे चलते रहते थे। हमारे साथ भी वही बात हुई। हम बहुत मुद्दे पर उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम भी चले बात सोचा कि चलो कुछ तो हो रहा है, लेकिन जब हमको मौका मिला तब हमने सोचा कि ये मौका का उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यदि हम मुख्यमंत्री से हट जाएंगे और कहीं फेस टू फेस गरीबों से होंगे तो गरीब लोग यही उलाहना देगा कि आप भी तो थे जो कुछ नहीं किया। इसके लिए हमने सोचा कि हमको उनके हित में एकदम व्यवहारिक पक्ष अपनाना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हम नीतीश कुमार का विरोध व्यक्तिगत नहीं करते, उनके कामों को विरोध किया, और जिसमें हमको ऐसा लगा कि समाज को वो छल रहे हैं। आप कहेंगे समाज को छल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री का ओहदा दिया, लेकिन आप उन्हीं की सरकार के खिलाफ विरोधी पार्टी से मिलकर साजिश कर रहे थे। देखिए, ये सही बात है आपने कहा। हम कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए आवेदन नहीं दिया था और हमको मुख्यमंत्री बनाया गया। हम भी समझते थे जो भावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि हमको बनाया, बड़ा उन्नत विचार है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया था और एक महादलित को बनाया। लेकिन स्पष्ट कब हुआ कि जब महादलित को आप बनाए, अब महादलित पढ़ा लिखा है, तो मंत्रिमंडल जब बना रहा था तो उससे पूछने से भी गया वो कि किसको मंत्रिमंडल किया जाए। एक सूची आई जीतन मांझी से दस्तखत करने के लिए, वो भी अपने नहीं आए, वो किसी के द्वारा भेजे। आप सोच सकते हैं ये अपमानजनक बात है कि नहीं है। हमको दस्तखत कर दिया चूंकि पहली बार थी। एक दूसरे दिन सभी मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया जा रहा था। क्या हम पूछने से भी गए थे? जब हमको आप बनाए हैं तो हमको कम से कम ये सम्मान देना चाहिए। हम करते वही जो आप कहते, लेकिन कम से कम पूछते। उन्होंने पूछने की जहमत नहीं उठाई। मंत्री पद का मुखौटा दिया गया, सारी ताकत उन्हीं के पास। निश्चित रूप में 2 महीना 3 महीना तक यही रहा, और जब जमीर मेरा जागा कि यदि आगे आने के दिन में हम सब दिन तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एक तो उन्होंने वादा किया था और यही क्या कहा था कि नवंबर 2015 तक हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हम भी अस्वस्थ थे, और जो निर्णय लिया था हम फरवरी महीना में, ताबड़तोड़ निर्णय जिसको आप लोग कहते हैं, इसलिए लिया था कि बजट सेशन होने वाला है। इसलिए नहीं लिया था कि हम जाने वाले हैं चलो लेकर के कुछ चलो। हमने यही कहा था कि हमारा समय फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है नवंबर 2015, हमको काम करना है। तो हम बजट सेशन के पहले एक इम्पोर्टेंट निर्णय 2, 4, 5, 10 ले लेंगे और अकॉर्डिंगली उसका प्रोविजन हम बजट में कर देंगे, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना में उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसीलिए सारे निर्णय को लेने का काम किया, और वो निर्णय के उपरांत नीतीश जी को ऐसा लगा, लोगों ने समझाया कि जीतन मांझी को तो आपने रबर स्टैंप के रूप में बनाया था। जीतन मांझी के बारे में तो सोचा था कि जो काम आप कहिएगा वो करेगा, लेकिन जीतन मांझी तो खुद काम करने लग गया। यहाँ पर नीतीश कुमार का वास्तविक चेहरा सामने आया, और उन्होंने हमसे कहवाने लगे, किसी से कहवाने लगे, और अपने भी कहते। वहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि अगर अपने कहते कि जीतन जी या मांझी जी आप बिहार के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, हम 1 मिनट रुकने वाले नहीं थे, हम रिजाइन कर देते। तो जीतन मांझी तो कम से कम जो समझते थे वो मूर्ख नहीं, इसमें उन्होंने गलती कर ली।
समझने में गलती कर ली। और ठीक उन्होंने कहा कि हम जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना करके गलती किया, सही गलती उन्होंने किया। अगर ये समझ करके कि जीतन मांझी रबर स्टैंप होगा तो उनकी गलती थी। और क्या ये कहा जाए मांझी साहब की ये तमाम हालात थे जिसके बाद आपने कोशिश की कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई जाए, या फिर जो नीतीश कुमार कैंप दावा करता है कि मांझी साहब बीजेपी के कैंप में खड़े हो गए थे और इसीलिए हमने उन्हें हटाने की कोशिश शुरू की थी? वो बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि कोई भी कुर्सी पर बैठता है जिसकी जिम्मेदारी होती है तो देखा जाता है कि वो घर के लिए, उस कुर्सी के लिए क्या कर रहा है। तो निर्णय होना चाहिए था कि हम जो काम कर रहे थे उससे समाज को भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे पार्टी को हित हो रहा है कि अनहित हो रहा है। ये जजमेंट अगर करते तो हम समझते कि अगर साजिश नहीं थी तो हमको हटाने के लिए प्रयास नहीं करते। और आज मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को और आप लोगों को भी कि आज सब कोई कह रहे हैं कि जीतन मांझी फैक्टर बन गया। क्यों फैक्टर बन गया है? हम 34 निर्णय लिए या अच्छा काम किए, तब तो वहां के गरीब लोग हमारे साथ आज खड़ा है। लेकिन आप सब इतना जब कुछ कर रहे थे मांझी साहब, तो फिर जो विधायक थे वो असल में आपके साथ क्यों नहीं खड़े? कुछ ही विधायक क्यों आए साथ में, क्या वजह थी? हाँ, उसका भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आप विधायक के लिए हम लोग नहीं किया, इसी बात से आप समझ सकते हैं। जिन विधायकों को उन्होंने गाली दी, गाली का मतलब ये हुआ विधायक कोटा हुआ करता था, वहाँ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ मिला करता था। वे लोग अपने वर्करों से काम कराते थे और वर्करों से काम कराने का फायदा होता था जो कंट्रैक्टेड बेनिफिट 10% होता है वो कंट्रैक्टर को न मिल करके वर्कर को मिलता था। तो वर्कर बेचारा कम से कम उत्साहित रहता था, हर प्रोग्राम में काम देता था। उसको इन्होंने रुकवा दिया और कहा कि एमएलए सब लोग चोर है, कमीशन खोर है। इतनी बड़ी गाली आज के युग में जनप्रतिनिधियों को कोई नहीं दे सकता। और वो पटना में करते तो एक बात ही, दिल्ली में आप लोगों के सामने भी सीना तान के कहते थे कि देखिए हम एमएलए कोटा को बंद कर दिया। हमारा कहना था कि एक तरफ इज्जत बख्शे हम एमएलए को, दूसरे तरफ एमएलए क्या मंत्री लोग उनके यहाँ लाइन लगाते थे मिलने के लिए, 3-3 महीना 4-4 महीना पर काम के लिए मुलाकात होती थी, या वो भी नहीं होती थी। और काम का तो कोई काम सुनाए और कह दिया कि हाँ ठीक है सुन लिया जाओ। और हम सबके लिए दरवाजा खोल के रखा था, किसी समय आवे एमएलए, किसी समय मंत्री आवे, और मंत्री को बैठा करके जिस पदाधिकारी के अगेंस्ट में कोई बात बोलता था या पैरवी की बात होती थी, टेलीफोन से कह करके यही इंस्ट्रक्शन देते थे कि दूसरा बार हमको रिमाइंडर नहीं देना पड़े। अगर रिमाइंडर देना पड़ेगा अमुक साहब, हम नाम नहीं लेते थे लेकिन पद नाम से करते थे, अमुक साहब, तो फिर आपकी जगह दूसरी जगह होगी। ऐसा कह करके विधायकों को हमने इज्जत बढ़ाया। तो हमको उम्मीद थी कि विधायक लोग हमको साथ देंगे, और विधायक साथ देते। यदि कोनो का कॉन्फिडेंस मोशन सीख करने के समय हम असेंबली चले जाते तो हमको उम्मीद थी कि सब साथ देते। लेकिन उसके पहले आपने देखा हमको जान मारने की धमकी दी गई। रामेश्वर पासवान सहित दर्जनों ऐसे विधायक हैं जिनके घर पर यही 4-10 को गुंडा बिठा दिया गया और लाठी भांजते थे और यही कहते थे कि जा रहे हैं तो असेंबली जीतन मांझी के पक्ष में अगर वोट आप करेंगे तो आपका परिवार कहाँ रहेगा, सो आप समझ लीजिए। यानी उसी डर के चलते विधायकों ने आपका उतना साथ नहीं, विधायक ने, हम डर गए कि हम तो जो हैं सो हैं, हमारे विधायक क्यों संकट में पड़ेंगे। इसलिए ये एक्रोमनियस कंडीशन नहीं आवे, इसके लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया हमने, ये किया था। वहीं साहब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल और गठबंधन के इस दौर में बिहार की राजनीति कहां पर जाकर खड़ी होगी समझेंगे मांझी साहब से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब। मांझी साहब, अब सवाल ये होता है कि आपने जब से राजनीति शुरू की है, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, तकरीबन आप सभी पार्टियों में आपका अनुभव रहा है, लेकिन आपने उस पार्टी को इस बार साथ के लिए चुना है जिस पार्टी के लोग आपके खिलाफ खूब बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हमारे खिलाफ कोई बयानबाजी करते रहें, व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक जीवन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हमारे परिवार हो, उसके बारे में अगर वो कहते हैं तो उनकी बात है, उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आज जो उनके साथ हम हैं उसका एक ही बात है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि किस प्रकार से लालू जी और नीतीश जी के गठबंधन को हम लोग ध्वस्त करें। अगर ये गठबंधन सफल हो गया
तो बिहार में आज 25 साल से उनका शासन तो नहीं हम कर सकते, काम करने का मौका मिला, जिसमें 15 वर्ष लालू जी को और 10 वर्ष नीतीश कुमार जी को। और आज स्थिति बिहार की क्या है, गरीबों की स्थिति बिहार की क्या है, बिहार एक डेग आगे नहीं बढ़ा है। वो हम लोग इसको एक प्रोवर्ब्स में कहते हैं कि ऊपर से ठाठ बाट लेकिन नीचे है मोकामा घाट। वही आज बिहार की स्थिति है। बिहार की कुछ सड़कें चमकती हुई नजर आती है, बिहार की कुछ इमारतें अच्छी लगती है, लेकिन चलिए रूरल एरिया में जहां न सड़क है, न किसी प्रकार का सिविल एमिनिटीज है, और आवास का जहां तक सवाल है, पशुवत जीवन वहाँ के गरीब लोग जीवित कर रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो वो देवी देवता और भूत पिशाच में विश्वास करके अपना रह जाते हैं और मर जाते हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह की त्रासदी है। पैसा वहां जाना चाहिए, बजट का अधिकांश भाग वहां लगना चाहिए जिससे ऐसा हो। इसीलिए लार्जर इंटरेस्ट में हमने कहा कि इस त्रासदी को मिटाने के लिए आवश्यकता है कि हम किसी का सहारा लें सुनिश्चित करने के लिए। वैसे आज भी मैं मानता हूं कि अकेले जनता का अगाध प्रेम है कि अकेले भी मैं चुनाव लड़ूं तो वहां बिहार में हमारी सरकार अकेले बन सकती है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहा। इसीलिए हम भाजपा यानी एनडीए के साथ जाने को, हाथ मिलाने को तैयार हुए हैं ताकि नीतीश कुमार और लालू जी की गठबंधन का सफाया सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि मांझी साहब, आपकी सरकार के कार्यकाल और जब आप मंत्री थे उस दरमियान के मुझे 3 बड़े बयान याद आते हैं, जिसमें मोदी सरकार जब बनी उस वक्त केंद्र सरकार की बीजेपी पर आपने कहा कि बिहार को लेकर उनका फोकस नहीं है, वो बिहार के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य बिहार के जो बीजेपी के नेता थे वो आप पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाते थे, जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बहुत मैं कहूं कि बिलो द बेल्ट टू हिट करते रहे हैं। आपको ऐसा क्यों भरोसा है कि बीजेपी के साथ बिहार का विकास हो सकता है? देखिए, प्रारंभिक स्टेज में चूंकि हम उसी स्कूल में पढ़ रहे थे या उसी स्कूल के साथ ही रहे जहां रात दिन सांप्रदायिकता की बात की जाती थी, सांप्रदायिकता के विरोध की बात की जाती थी, हमने नजदीकी स्तर पर कुछ देखने का काम नहीं किया था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र कुमार मोदी जी की, आज 1 साल हो गया है। 1 साल में हिंदुस्तान में या बिहार में कौन ऐसी बात आ गई है जो पहले सरकार थी उन सरकारों के अलग, कहाँ सांप्रदायिकता की आग फलकी, कहाँ मंदिर मस्जिद ढाए गए, कहाँ 370 क्लॉज को हटा दिया गया, कहाँ सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू किया गया। इस तरह की बात को साइड ट्रैक रख करके विकास के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं उससे एक विश्वास जागा है। और जब नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्री के हैसियत हम मोदी जी से मिलते रहे तो हमारे जितने भी प्रस्ताव आ रहे थे, चाहे स्वच्छता अभियान का मामला हो या बिहार में 400 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है, उसका 1 इंच पानी का हम उपयोग नहीं करते, और हमारा 12 जिला दक्षिणी जो बिहार है सुखाड़ है, वहाँ पानी पीने के लाले पड़ते हैं। और वहाँ पर अगर एक हाई कैनाल गंगा से आपको चुनारगढ़ से या मुगल सराय के बीच से लेकर के मोकामा टाल तक पहुंचा दें तो एवर ग्रीन वो पार्ट हो सकता है। इस चीज को जब उनके सामने मेंशन किया तो जितने अच्छा से और दरिया दिली से उन्होंने इस प्रश्न को सुना और आगे करने की कार्रवाई की, हमको लगा कि सचमुच में बिहार के लिए ये शख्स कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मांझी साहब, जो विरोधी हैं आपके, जिन पार्टियों में आप रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप अवसरवादी हैं, क्या जवाब होगा उनको? देखिए, वो कह सकते हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि जहां कहीं से हम हुए, पार्टी हमने नहीं छोड़ी है, पार्टी ने हमको छोड़ दी है। तो फिर हम राजनीति करते हैं तो हम क्या घास काटते? हमारा भी तो कोई ये है। जब हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हम चुनाव लड़े, हारने वालों में भी बिहार में सबसे ज्यादा सीट लाए। जब दोबारा देने की बात आई तो एक वैसे आदमी को, स्वर्गीय रामस्वरूप राम जी को टिकट दिया गया जो वो जमानत जब्त किए हुआ उनका, और एक कहते थे कि इस प्रकार की बात होगी और वही हुआ। तो
तो कहने का मेरा मतलब उस समय जानबूझ के हुआ कि हम पार्टी में नहीं रहे। उसी प्रकार से लालू जी के समय में आया। लालू जी के समय में भी कई एक बातें ऐसी आई जो गरीबों के हित में, इंदिरा आवास के बारे में, पढ़ने लिखने स्कूल के बारे में हमने कहा था कि बहुत से टीचर गनौरिया मार करके शहर में 25-25 बरस 30-30 बरस से रह रहे हैं। मैथमेटिक्स और विज्ञान के शिक्षक शहर में रहते हैं और गांव में हमारे गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, वहाँ लड़कों की संख्या ज़्यादा है, इसको सुधारिए। तो उसमें लालू जी कहते थे यहो राज मंत्री के कोई काम बा, लिखे की जरूरत ना बा, वो अपना फुकुर फुकुर लाइट जलाते रहे अब ऐसे करे कहे फाइल ओकरा पास जाता, यही कोई कम बा का। हमको ही बड़ा धक्का लगा कि क्या हम राजमंत्री हैं तो इसलिए हम मंत्री हैं कि हम लाल बत्ती लेकर के घूमते रहें, गरीबों की बात न करें। खैर हमने उनका प्रतिरोध किया, लेकिन 2005 में उन्होंने हमको टिकट काट दिया। हम तो नहीं छोड़ा पार्टी, लेकिन उन्होंने जब टिकट मेरा काट दिया तो हमारे सामने क्या उपाय था राजनीतिक में। तब फिर नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी के साथ में प्रारंभिक स्टेज में अच्छा चला, सारी बातें होती गई, लेकिन धीरे धीरे किसी का गुण अवगुण को लोग जानता है। और जब मुख्यमंत्री के रूप में हमको उन्होंने चयनित किया तो लगा कितने उदारवादी आदमी हैं, कितने महान नैतिकता के प्रणेता है। लेकिन बाद में पता चला कि अपने ऊपर आसन्न खतरा जो लोकसभा के चुनाव में कसकर के पिटाए थे और पिटाई के फलस्वरूप आने वाली थी आवाज कि आप छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, आपका विश्वास जनता में नहीं है। इस चीज से उबरने के लिए हमको उन्होंने ढाल बनाया। और ढाल इसलिए भी बनाया, जीतन मांझी कोई बोलता नहीं है, सीधा साधा आदमी है, ये जैसे कहेंगे वैसे करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से उन्होंने हमको उपयोग की वस्तु माना था, लेकिन जीतन मांझी उपयोग में नहीं आया, वो समाज के लिए काम करना चाहा। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी पार्टी को हमने छोड़ी नहीं है, पार्टी ने हमको छुड़ाया। आज नीतीश कुमार जी के भी पार्टी को हमने नहीं छोड़ी है और उन्होंने हमको पार्टी से निकाला है। तो इसलिए अवसर बात तक कहना हम समझते हैं उचित नहीं है। एनडीए के कई साथी हैं मांझी साहब, बिहार में बड़े नेता जो उनकी दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी, आप खुद क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक तरफ, रामविलास पासवान साहब हैं और बीजेपी खुद। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम चेहरों के बीच में किस तरह के मुख्यमंत्री की जरूरत बिहार को है? देखिए, मुख्यमंत्री बिहार को वही चाहिए जो गरीबों की बात करे, सर्व सम्मान सर्वधर्म समभाव की बात करे और सबको जस्टिस, सोशल जस्टिस दे। लेकिन सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ नारा नहीं दे, वो उतारे उसको व्यवहार में। तो जो आदमी ऐसा व्यवहार में उतार सकता है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम समझते हैं कि बिहार के गरीबों के लिए कल्याण की बात होगी। हमको विश्वास है कि जब हम एनडीए में हैं, हम लोग 4 पार्टनर हैं, आपस में बैठेंगे, बैठ करके सारी मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो निर्णय होगा उसको हम लोग अनुपालित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं और उनकी काफ़ी दिलचस्पी है बिहार और बिहार के राजनीति में। हम समझते हैं बहुत सोच समझ करके जो बिहार के हित में होगा वो निर्णय लेंगे। इसलिए उसको व्यक्तिगत रूप में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यदि कोई कुछ कहता है, चाहे सीट की बात हो या मुख्यमंत्री पद की बात हो, तो उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है और व्यक्तिगत बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। एक आखिरी सवाल मांझी साहब, क्योंकि आप अति दलित उस वर्ग से आते हैं जिसने सरकार में हिस्सेदारी बहुत कम रही है या फिर रही है, तो जो आपने खुद बताया कि मुखौटे के तौर पर पार्टियां और सरकारें इस्तेमाल करती थी। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की आपकी राजनीति रही है और जिस तरीके का आपका अनुभव है, बिहार के लिहाज से सबसे मुफीद नाम अगर एनडीए गठबंधन में कहें तो आप हो सकते हैं? अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग हैं, विश्लेषक हैं, विद्वान हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वो कहेंगे। हम सिर्फ काम करना जानते हैं और जहाँ भी काम जो जिम्मेवारी मिलती है उसको बहुत ईमानदारी से करते हैं। चाहे जिस सरकार में रहे हों, जो हमको काम मिला है बहुत ईमानदारी से किया है। विश्व प्रभारी मंत्री के रूप में बहुत नेम फेम कमाया, मगध यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर के रूप में बहुत नेम फेम कमाया, मंत्रिमंडल में भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक बात है कि कोई पॉलिटिकली आजकल ऐसा होता है कि थोड़ा सा
देह को भांजता है। देहात में कहावत है कि औरतें जो हैं गहना पहनती है तो बहू सा अपना गहना को छिपा कर रखती है और बहू सा खूब झंझनाती है। तो हम उन झंझनाने वाले में से नहीं हैं, हम अपना चुपचाप अपना काम करते हैं। मांझी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।